हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिससे लगातार परीक्षाओं में कई छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रश्न भी आते रहते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वैसे जनरल नॉलेज के रूप में भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जीवन शैली से संबंधित महत्वपूर्ण रोग। सबसे पहले जानते हैं ये कौन से रोग होते हैं। तो ये ऐसी बीमारियां होती है जो मुख्य रूप से क्या है, लोगों की जो दिन प्रतिदिन की आदतें होती है, जीवन शैली होती है, या फिर शारीरिक गतिविधि की, जैसे कई हिलते डुलते नहीं है, शारीरिक गतिविधियों की कमी रहती है, ऐसा भोजन खाते हैं जो अस्वास्थ्यकर हो, जैसे जिसे जंक फूड कहते हैं, ऐसा भोजन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब का अधिक उपयोग करते हैं। तो ऐसी गतिविधियों की वजह से, जो उनके दिन प्रतिदिन की आदतों की वजह से होती है या जीवन शैली की वजह से होती है, ऐसी बीमारियां उनको हो जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवन शैली से संबंधित रोग कहते हैं। अब ये व्यवहार क्या है, ये व्यवहार संबंधी कारक क्या है, जैसे हमारा बेरोजगारी है, असुरक्षित जीवन होता है, सामाजिक वातावरण की खराब होना, काम की स्थिति, तनाव, ग्रस्त जीवन के कारण, ये कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन शैली के रोग भी हो सकते हैं और उनके ऊपर ये प्रभाव भी डालते हैं। क्या कि आपके गृहस्थी जीवन है, जो मानसिक स्थिति है, सामाजिक वातावरण है, सभी चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं। तो जीवन शैली के रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करें जीवन शैली के जो रोग है, ये बीमारियाँ हैं, ये कैसे रोग होते हैं, ये गैर संचरणीय रोग होते हैं, अर्थात जो इससे प्रभावित होता है ये उसी को ही संक्रमित करते हैं, उसी को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, एक तो जटिल कारण है, एक तो क्या है इनका जटिल कारण है, फिर दूसरा अनेक जोखिम कारक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कोई वजह है जिसकी वजह से इस प्रकार के रोग हो सकते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। फिर लंबा सुषुप्त काल हो सकता है कि आपने की गलत आदतें आज है लेकिन रोग हो सकता है काफ़ी लंबे समय बाद हो। फिर गैर संक्रामक उत्पत्ति, क्या गैर संक्रामक उत्पत्ति मतलब जिसको ये रोग हुआ है केवल उसी को प्रभावित करेगा और किसी को नहीं। फिर रोग का लंबा समय, रोग का लंबा समय, कार्यात्मक हानि और विकलांगता भी इसके लक्षण हो सकते हैं। तो देख सकते हैं जीवन शैली की जो बीमारियां हैं या फिर जो गैर संचरणीय रोग है, उनकी क्या विशेषताएं। एक तो ये जटिल कारण है, दूसरा है ना जो जोखिम कारक भी अनेक हो सकते हैं, कोई एक नहीं है, आप एक को फिक्स नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, प्रॉपर नींद नहीं लेना भी एक से भी क्या है, एक तरह का आपको रोग हो सकता है। लंबा सुषुप्त काल, गैर संक्रामक उत्पत्ति, रोग का लंबा समय, विकलांगता, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी कारण ये रोग हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख रूप से जीवन शैली की जो बीमारियां, ये गैर संक्रामक रोग है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हृदय संबंधी बीमारियां। क्या हृदय संबंधी बीमारियां आती पहले, उसमें हम हृदयाघात, स्ट्रोक, परिधीय धमनी रोग, जन्मजात हृदय रोग, तो ऐसे करके हृदय से संबंधित हमारे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख परिवर्तनीय जोखिम कारक, मतलब ये रोग किन की वजह से होते हैं, इसकी वजह से क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे इसमें और क्या क्या हो सकते हैं, हमारे हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप हो सकता है, असामान्य रक्त लिपिड मतलब उनके अंदर जो लिपिड्स है उसकी मात्रा बढ़ सकती है, तंबाकू का उपयोग, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, अस्वास्थ्यकर आहार जैसे नमक का अधिक से अधिक उपयोग करना, मधुमेह, अधिक शराब का सेवन करना, तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये तो प्रमुख परिवर्तनीय जोखिम है जिनको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। क्या इनको तो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे तंबाकू के उपयोग को बंद कर सकते हो, शारीरिक निष्क्रियता को दूर कर सकते हो, मोटापे को कम कर सकते हो, नमक के प्रयोग को कम कर सकते हो या फिर कंट्रोल कर सकते हो, शराब का अधिक सेवन है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो वो कारक है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो और कंट्रोल करके आप हृदय संबंधी बीमारियों को दूर कर सकते हो। दूसरे होते हैं हमारे गैर परिवर्तनीय जोखिम कारक, जिन्हें आप दूर नहीं कर सकते लेकिन हृदय संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे आपकी उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही इसकी समस्या, इसके चांस बढ़ते जाते हैं। फिर आनुवंशिकता, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये इस पर भी फर्क पड़ता है लेकिन आप इसको टाल नहीं सकते हैं। फिर लिंग, जो हमारी महिलाएं होती है, महिलाओं को हृदयाघात या हार्ट अटैक कम होते हैं और पुरुषों को ज़्यादा होते हैं, तो लिंग का भी फर्क पड़ता है। जातीयता, नस्ल, ये भी इन चीज़ों में प्रभाव डालते हैं।
तो हमने देखे हृदय संबंधी बीमारियों में 2 कारक होते हैं, एक तो वो जिनको आप कंट्रोल करके इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा वो जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम बात करें हृदय से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है। एक होता हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की बात करें, जब दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। क्या? जब दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो इसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो स्ट्रोक किसे कहेंगे? मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह रुकना या फिर मस्तिष्क में खून का थक्का को जमना। क्या? मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह रुकना या फिर मस्तिष्क में खून का थक्का जमना हमारा स्ट्रोक कहलाता है। तीसरी एक और बीमारी होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब दिल की धमनियों में प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। क्या? प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जो धमनियाँ होती है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो हृदय से संबंधित ये वाली बीमारियाँ होती हैं। फिर आता है डायबिटीज़ 2। क्या? डायबिटीज़ 2, तो हमारे ये ध्यान रखना, डायबिटीज़ 1 और 2 दो तरह की बीमारियां होती है। डायबिटीज़ 1 किसे कहते हैं? जो 35 साल की उम्र के जो बंदे होते हैं, व्यक्ति होता है, उससे कम उम्र के व्यक्ति को यदि डायबिटीज़ होती है तो हमारे नॉर्मल डायबिटीज़ 1 होती है वो, और उसे कंट्रोल करके आप उसे ठीक कर सकते हो। और 35 वर्ष से ऊपर के जो बंदे होते हैं उनको जो डायबिटीज़ होती है वो होती है हमारी डायबिटीज़ 2, जिसमें हमारे जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएँ होती है कि बीटा सेल्स होती है, तो वो बीटा सेल्स क्या है, मधुमेह वो क्या कहते हैं, इंसुलिन का उत्पादन करना कम कर देती है। क्या? इंसुलिन का उत्पादन करना कम कर देती है। इससे हमारे जो रोग उत्पन्न होता है वो डायबिटीज़ टाइप 2 होता है। यह क्या एक मेटाबॉलिज्म विकार है, और इस स्थिति में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, इंसुलिन के उत्पादन कम होने से क्या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे माना जाता है कि यदि 100 मिलीलीटर रुधिर हो तो उसमें 140 मिलीग्राम से कम यदि ग्लूकोज की मात्रा है तो उसे हम सामान्य मात्रा मानेंगे, या 140 तक की मात्रा को हम क्या कहते हैं? सामान्य मात्रा कहते हैं। और इससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हम डायबिटीज़ की श्रेणी में गिनेंगे। अब देखेंगे ये क्यों होता है, डायबिटीज़ बीमारी क्यों होती है। पहला होता है अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अधिक शराब का उपयोग, मानसिक तनाव, चीनी का अधिक प्रयोग, फाइबर का कम उपयोग। तो ऐसे करके बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ 2 नामक बीमारी हो सकती है। फिर तीसरा आता हमारा मोटापा। तीसरा क्या आता? मोटापा। मोटापा की बात करें तो यह विकार क्या है, जिसमें यह विकार जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में वसा का संग्रहण हो जाता है। इसमें क्या होता है? शरीर में अधिक मात्रा में वसा का संग्रहण हो जाता है, जिसमें अनेक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिसमें क्या होता है? अनेक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती है। बॉडी मास इंडेक्स या जो BMI कहते हैं, यदि 25 से अधिक हो, जो आप नोट करते हैं, जो हाइट और आपका वेट दोनों को एक बैलेंस करके क्या है, बॉडी मास इंडेक्स या BMI निकाला जाता है। और इसका मान यदि 25 से अधिक है तो उसे अधिक वजन कहेंगे, और 30 से अधिक है तो उसे मोटापा कहेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स यदि 25 से अधिक है तो उससे तो कहेंगे ज़्यादा वजन है, 30 से अधिक है तो मोटापा कहेंगे। फिर बात करेंगे मोटापे के क्या कारण। जब खाद्य ऊर्जा का सेवन, क्या ऊर्जा वैसे अधिक हो जाता है। क्या? जब खाद्य ऊर्जा का सेवन ऊर्जा वैसे अधिक हो जाता है, मतलब व्यक्ति खाता ज़्यादा है और ऊर्जा वे कम से कम करता है, तो शरीर की वसा कोशिकाओं में इससे वसा के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। जो भी आपने अतिरिक्त भोजन किया है उस भोजन को क्या शरीर में वसा के रूप में क्या कोशिकाओं में इकट्ठा या संग्रहित कर लिया जाता है। और कौन कौन से कारक है? जैसे जेनेटिक विकार, यदि आपके परिवार में सभी मोटे हैं तो आगे भी आपकी पीढ़ी मोटी हो सकती है। फिर हाइपोथायराइडिज्म, खाने से संबंधित विकार होते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे एंटीसाइकोटिक दवाएं, कुछ फर्टिलिटी मेडिसिन होती है, या फिर अपर्याप्त रूप से नींद ली जाती है। तो ये कुछ कारक है जिनकी वजह से व्यक्ति मोटा हो सकता है। फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो उपापचय सिंड्रोम के लिए, क्या उपापचय सिंड्रोम के लिए मोटापा एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकता है। वह जिसके क्या खाना कम पचता है या खाने संबंधी या पचने संबंधी बीमारियां रहती है, उनके क्या मोटापा होना बहुत आम बात हो सकती है, जिससे हृदय रोग, मधुमेह टाइप 2, उच्च कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां हो सकती है। चौथी बीमारी आती है हमारी, जो हमारी जीवन शैली की, वो हमारी उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जो उच्च ब्लड रक्तचाप है, इसे किस नाम से जाना जाता है? साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में क्या रक्तचाप 140 और 90/140 या इसके ऊपर चला जाता है। 90/140 के ऊपर चला जाता है, जबकि 120 तक ही होना चाहिए।
ऐसे में क्या है, शरीर की धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इससे क्या है, रक्त का दबाव बढ़ता है शरीर में, और यह स्थिति क्या नियमित रूप से होने पे, मतलब व्यक्ति के रेगुलर ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड प्रेशर 90/140 से ऊपर है, तो इसके कारण क्या हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी बीमारियां उसको हो सकती है। उच्च रक्तचाप का कारण क्या है, तनावपूर्ण जीवन शैली, धूम्रपान और शराब का सेवन हो सकता है। हमारे क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, हाई ब्लड प्रेशर के, एक तो तनावपूर्ण जीवन शैली, धूम्रपान और शराब का सेवन इसके कारण हो सकते हैं। फिर अगली बीमारी आती है हमारी जीवन शैली से संबंधित, वो आती है कैंसर। कैंसर की बात करें तो कैंसर को रोगों के समूह के रूप में जाना जाता है। कैंसर खुद कोई बीमारी नहीं है, कैंसर क्या बहुत सारे रोगों को समूह रूप में क्या कैंसर कहते हैं। अब कैंसर की बात करें तो कैंसर में क्या क्या विशेषताएं होती है। कैंसर रोग में क्या होता है, कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है। कैंसर रोग में क्या होता है, कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है। आसपास और दूसरे अंगों पर आक्रमण की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे किसी के व्यक्ति के कैंसर है तो केवल वहीं रहेगा, उससे बढ़ते बढ़ते वह पूरे शरीर में किसी दूसरे अंग पर भी आक्रमण कर सकता है। फिर प्रबल प्रभावित रोगी की मृत्यु, मतलब कैंसर का प्रभाव यदि बढ़ जाता है तो इससे क्या रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो कैंसर इसलिए ज़्यादा जानलेवा माना जाता है। फिर बात करें तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण, क्या जीवन शैली कैसी हो, तनावपूर्ण। तो तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे क्या होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे किसी भी प्रकार के वायरस के हमले की संभावना बढ़ती है। क्या, किसी प्रकार के वायरस के हमले की संभावना बढ़ती है, और जिससे क्या होता है, कैंसर का खतरा बढ़ता है। कैंसर का कारक होता है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन, ध्यान रखना। और जो कैंसर के विज्ञान को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं कि कैंसर के विज्ञान को जिसमें कैंसर की जो बीमारियां होती है उनका पढ़ाई की जाती है। तो ऑन्कोजीन होते हैं जिनकी वजह से क्या कैंसर कारक पैदा होते हैं। और ये कई बार हमारे जो बार बार तला हुआ भोजन होता है उससे ज़्यादातर चांस होते हैं होने के। जैसे हमारा तंबाकू का सेवन होता है, तंबाकू के सेवन में निकोटीन होता है। निकोटीन भी कई बार क्या है जो ऑन्कोजीन्स को प्रेरित कर देते हैं। मोटापा, व्यायाम की कमी, जंक फूड, तला हुआ भोजन का यदि आप नियमित रूप से सेवन करते हो तो इसकी वजह से आपको क्या है कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में देखें तो हमारे कई बीमारियां हैं कैंसर में, जैसे फेफड़ों का कैंसर। ये तंबाकू और प्रदूषण में यदि नियमित रूप से आप रहते हो तो आपको फेफड़ों का कैंसर मतलब लंग कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में आम और विशेषकर उच्च फैटी आहार से होता है। यदि आप उच्च फैटी आहार जैसे घी, तेल या चिकनाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। फिर आता कोलन कैंसर, मतलब जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, यदि व्यक्ति के आंतों में संक्रमण होता है तो उससे कोलन का कैंसर भी हो सकता है। तो ये कुछ कैंसर के प्रकार थे। वैसे कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है, क्यों, क्योंकि कैंसर को वैसे भी कोशिकाओं का अनियमित और असामान्य रूप से बढ़ना ही कैंसर कहलाता है। अब हम बात करेंगे श्वास से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो इसमें विभिन्न रोगजनक स्थितियां शामिल होती हैं जो क्या मनुष्य के श्वसन तंत्र को दुर्बल करती है। ये क्या करते हैं, मनुष्य के श्वसन तंत्र को दुर्बल करती है। यह आमतौर पर साइनस से शुरू होती है। ये कहाँ से शुरू होती है, साइनस, नाक के पास से शुरू होती है, और अंत में क्या फेफड़ों को चाहते क्या आके प्रभावित करती है। यह आमतौर पर क्या साइनस से शुरू होती है और अंत में फेफड़ों को प्रभावित करती है। श्वसन संबंधी रोग क्या धूम्रपान, इंडोर और बाहरी वायु प्रदूषण, कम प्रतिरोधक क्षमता, आनुवंशिक कारण, ये सब कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को श्वास की बीमारियां हो सकती हैं। अब कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इससे अस्थमा हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो ऐसे करके श्वास संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। और ये किसकी वजह से होती है, ये नॉर्मली धूम्रपान करने की वजह से, या फिर आप वायु प्रदूषण के एरिया में बहुत ज़्यादा रहते हो, जैसे आप दिल्ली जैसे एरिया में रहते हो तो ऐसी बीमारियाँ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। फिर आता हमारे जोड़ों का दर्द। क्या आता है, जोड़ों का दर्द। तो जोड़ों के दर्द की बात करें तो मोटापा, गतिहीन जीवन शैली, खराब पोस्चर में बैठना, जंक फूड का नियमित रूप से सेवन करना इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। और इसे रूमेटाइड आर्थराइटिस मतलब गठिया रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गठिया रोग भी कहते हैं, जिसे विज्ञान में क्या कहेंगे, रूमेटाइड आर्थराइटिस। कभी कभी क्या शरीर में अधिक यूरिक एसिड का उत्पादन होता है। क्या होता है, शरीर में क्या होता है, अधिक यूरिक एसिड का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यूरिक अम्ल क्रिस्टल का जोड़ों में जमा हो जाता है। जैसे हमारे घुटने होते हैं, जॉइंट्स होते हैं,
उनके अंदर क्या है, ये यूरिक एसिड क्या क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। जैसे आप व्यक्ति चलता है या मूवमेंट करता है तो उन क्रिस्टल की वजह से क्या है, हड्डियों में घिसाव या घर्षण पैदा होता है, जिससे क्या दर्द उत्पन्न होता है, जिसे हम जोड़ों का दर्द, ये गठिया रोग कहते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे किसे कहते हैं, गठिया रोग। कि क्या होता है, शरीर में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड का उत्पादन होता है। यूरिक एसिड का उत्पादन होता है तो ये क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में या दानों के रूप में जब हमारे जॉइंट्स होते हैं तो जॉइंट्स में जमा हो जाता है। जैसे घुटनों में, कोहनी में, हमारे हिप्स के जॉइंट में, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में ये क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। जब व्यक्ति क्या है, मूवमेंट करता है, हिलता डुलता है, तो उन क्रिस्टलों की वजह से घर्षण पैदा होता है, और घर्षण पैदा होने की वजह से क्या होता है, उन एरियो में दर्द होता है, जिसे हम गठिया या जोड़ों का दर्द कहते हैं। इस स्थिति में घुटनों या जोड़ों में सूजन या दर्द की समस्या बनी रहती है। इस स्थिति में क्या होता है, घुटनों और जोड़ों में सूजन भी रहती है और दर्द की समस्या बनी रहती है। इससे बचाव के लिए जीवन शैली के साथ साथ आहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे बीज वाले चीज़ें, जैसे टमाटर है, टमाटर को खाना चाहिए लेकिन बीज निकाल के, मिर्ची को बीज निकाल के, बैंगन को बीज निकाल के खाना चाहिए। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन जिसे कहते हैं अवसाद। क्या डिप्रेशन जिसे क्या कहते हैं, अवसाद। भारत जैसे देश में अवसाद को तो कोई बीमारी माना ही नहीं जाता है, जबकि पूरी दुनिया ये मानती है कि अवसाद से बुरी बीमारी कहीं भी नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि चिंता चिता समान है, कि यदि व्यक्ति को चिंता है इसका मतलब वह व्यक्ति मरा हुआ है, वह जिंदा नहीं है। लेकिन भारत में अवसाद या डिप्रेशन को तो कोई बीमारी मानी ही नहीं जाती है। बात करते हैं डिप्रेशन की या अवसाद की। तो अवसाद के क्या कारण है? पहला कारण होता है हमारे जीवन में अत्यधिक तनाव होना या मानसिक रूप से दबाव होना। कई बार क्या है, आप व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा दबाव ले लेते हैं जबकि उतना दबाव होता नहीं है। अस्वास्थ्यकर आहार और नींद की कमी। यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, भोजन ऐसा खाते हैं जो आपको स्वास्थ्य को सूट नहीं करता। सामाजिक समर्थन की कमी, ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे अवसाद का। क्या आपके पास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो आपको बैक कर सके, जिसके सपोर्ट से आप आगे चलेंगे, मतलब सामाजिक समर्थन की कमी रहती है। फिर आता है काम का अत्यधिक दबाव। कई बार क्या काम को क्या अत्यधिक दबाव के रूप में ले लेने से क्या आपको डिप्रेशन हो सकता है। फिर लक्षण की बात करते हैं। यदि व्यक्ति को डिप्रेशन है, अवसाद है, तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। व्यक्ति लगातार उदासी में जिएगा, हमेशा चिंता में रहता है, उसके शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, उसके आत्मसम्मान में भी कमी रहती है, दिनचर्या में रुचि की कमी रहती है, मतलब कोई भी काम करने में वह इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्या किसी भी काम में वह इंटरेस्ट या रुचि नहीं लेता है। भूख की कमी रहती है, और कई बार तो भूख की कमी रहती है या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे पता चल जाता है व्यक्ति क्या है, डिप्रेशन में। अब हम बात करेंगे रोगों के बचाव के उपाय। जो हमारे जीवन शैली से संबंधित रोग है, आप उनसे कैसे बच सकते हो। पहला उपाय हमारे संतुलित आहार, मतलब बैलेंस्ड डाइट। ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए। दूसरा, तला भुना जंक फूड या अधिक शक्कर या नमक से परहेज करना चाहिए। रोज़ाना जितना ज़रूरत हो उसके बराबर पानी पीना चाहिए। फिर नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज की बात करें तो रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक या योग करें। बैठे बैठे काम करने वाले लोग हर 1 घंटे में थोड़ा चले, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बैठ के काम करते हैं उनको क्या हर 1 घंटे में बाद थोड़ा चल के आना चाहिए। व्यायाम से क्या मोटापा, तनाव और हृदय रोगों से बचाव होता है। क्या होता है, व्यायाम से मोटापा, तनाव और हृदय रोगों से बचाव होता है। फिर आता तनाव नियंत्रण, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ध्यान, मतलब मेडिटेशन, हमारे योग, प्राणायाम, इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। पर्याप्त रूप से नींद लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे। मन की शांति के लिए अपनी पसंद के शौक अपनाने चाहिए। क्या, मन की शांति के लिए अपनी पसंद के शौक अपनाएं। फिर चौथा तरीका हमारे पास नशीली चीज़ों से दूरी बना के रखना। क्या, नशीली चीज़ों से दूरी बना के रखना मतलब अवॉइड करो एडिक्शंस को। तो धूम्रपान, शराब, तंबाकू, ड्रग्स, इनसे पूरी तरह से बचें। ये कैंसर, लीवर रोग और हमारे मानसिक रोग है, इनका कारण बनते हैं। क्या, हमारे नशीली चीज़ों से दूरी की बात करें तो धूम्रपान, शराब, तंबाकू, ड्रग्स, इनसे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कई प्रकार के रोग, जैसे हमारे कैंसर है, लीवर रोग है, मानसिक रोग है, इनका कारण बनते हैं। फिर नियमित स्वास्थ्य जांच, रेगुलर हेल्थ चेकअप की बात करें तो ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की जांच समय समय पर कराते रहें। परिवार में यदि कोई बीमारी हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। फिर समय पर भोजन और नींद की बात करें तो डिसिप्लिन अपनाएं। नाश्ता समय पर करें,
खाना छोड़ना नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि पतले होने के चक्कर में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। देर रात सोने और देर तक जागने से बचें, मतलब सुबह लेट जागना और रात को लेट तक सोना, ये दोनों गंदी आदतें हैं। क्या होता है? डिजिटल डिटॉक्स, मतलब स्क्रीन टाइम कम करें, कम से कम मोबाइल या स्क्रीन वाली चीज़ें काम में लें। तो मोबाइल लैपटॉप का अत्यधिक प्रयोग तनाव, आंखों की समस्या और नींद की कमी का कारण बन सकता है। मोबाइल लैपटॉप को क्या अत्यधिक प्रयोग क्या है? तनाव, आंखों की समस्या और नींद की कमी का कारण बन सकता है। हर घंटे स्क्रीन से नज़र हटाकर आंखों को आराम दें, मतलब 1 घंटा कंप्यूटर पर काम करें और थोड़ी देर क्या है आराम करें। फिर सामाजिक और पारिवारिक सहयोग तो सबसे मस्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही आता है। अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं, किसी भी मानसिक परेशानी से को छुपाने के बजाय उनसे बातचीत करें, हो सकता है वो उसमें आपका साथ दें। तो इस तरह से आज हमने एक लेक्चर देखा जिसके ज़रिए हमने क्या जीवन शैली से संबंधित महत्वपूर्ण रोगों के बारे में जानने की कोशिश की और उनका उपाय भी देखने की कोशिश की कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।